हाय फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जो हमारी बुक समरी चल रही है इनग्लोरियस एम्पायर बाय शशि थरूर, उसके चैप्टर 4 की है डिवाइड एट एम्पेरा। फ्रेंड्स ये चैप्टर इस बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। तो चलिए अब करते हैं शुरू अपने चैप्टर 4 को, डिवाइड एट एम्पेरा। फ्रेंड्स इस चैप्टर में शशि थरूर बताते हैं कि ब्रिटिश रूल की सबसे डेंजरस और सबसे लॉन्ग टर्म डैमेजिंग पॉलिसी कौन सी थी। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, लैटिन फ्रेज डिवाइड एट एम्पेरा। फ्रेंड्स ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रेटजी का रियल इंजन था। थरूर यहाँ क्लियर करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में केवल लूट और एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया, उन्होंने इंडियन सोसाइटी की नेचुरल यूनिटी को भी तोड़ कर रख दिया। ऐसे डिवीजन पैदा किए जो आज तक खत्म नहीं हुए। वाई डिड ब्रिटिश नीड डिवाइड एंड रूल। थरूर समझाते हैं कि ब्रिटिश शुरुआत में भारत में बहुत कम संख्या में थे। सन 1800 में पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों की कुल संख्या सिर्फ 20,000 थी और उनके सामने करोड़ों भारतीय थे। तो ब्रिटिश रूलर्स परफेक्टली समझते थे, इफ इंडियन यूनाइट द ब्रिटिश एम्पायर विल कोलैप्स इन अ सिंगल डे। इसलिए उनकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं थी कि इंडियंस स्ट्रांग बने, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इंडियंस एक बिल्कुल ना हो पाए। उनका सबसे बड़ा डर था, अ यूनाइटेड इंडिया इज अ थ्रेट, अ डिवाइडेड इंडिया इज इजी टू रूल। ब्रिटिशर्स ने प्रैक्टिकली डिवाइड एंड रूल को कैसे इंप्लीमेंट किया। फ्रेंड्स इस चैप्टर के एंटायर स्ट्रक्चर में यही एक्सप्लेनेशन है। थरूर इसे तीन बड़े पिलर्स में डिवाइड करते हैं। रिलीजियस डिवीजन को पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशनलाइज करना, कास्ट और कम्युनिटी लाइंस को डीपन करना, रीजनल फ्रेगमेंटेशंस क्रिएट करना। अब इन तीनों पिलर्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पिलर, रिलीजियस डिवाइड, ब्रिटिशर्स का सबसे डेंजरस हथियार। फ्रेंड्स थरूर लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रिलीजियस लैंडस्केप पर जानबूझकर एक कॉम्युनल बैटलफील्ड बनाकर रख दिया। पहले वे मिथ क्लियर करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सदा से लड़ते हुए आए थे। थरूर के अनुसार शताब्दियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे, कल्चरल फ्यूजन भी हुआ, हमारा म्यूजिक, खाना, लैंग्वेज, कला सब कुछ एक थी, एक दूसरे पर आश्रित थे हम। इंटर मैरिजेस रेयर थी, लेकिन फिर भी सोशल हार्मनी बहुत स्ट्रांग थी। हमारे सभी त्यौहार हम साथ साथ मनाते थे। सूफिज्म और भक्ति ने रिलीजियस का कोहैबिटेशन नॉर्मलाइज किया। अंग्रेजों के आने से पहले लार्ज स्केल हिंदू मुस्लिम रॉयट्स बहुत कम थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सेंसस को कॉम्युनल टूल बनाकर रख दिया। 1860 से लेकर 1901 तक अंग्रेजों ने पहली बार पूरे इंडिया को कम्युनिटीज में बांटकर रजिस्टर किया। उससे पहले कोई खुद को हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी की तरह पॉलिटिकली नहीं सोचता था। कम से कम लोग खुद को रीजन, अपने क्षेत्र में कास्ट या फिर जो वो काम करते हैं ऑक्यूपेशन और इस तरह की आइडेंटिटी क्लस्टर्स के से डिफाइन करते थे। सेंसस ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, ज्यूज इन सबको पॉलिटिकल कैटेगरीज में बदल कर रख दिया। दिस वॉज साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन, जो सबसे खतरनाक था। अब बात करते हैं रिलीजियस सिंबल को पॉलिटिकली वेपनाइज कैसे किया। फ्रेंड्स ब्रिटिश रिकॉर्ड में एग्जांपल्स मिलते हैं कि हिंदू यात्राओं को जानबूझकर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से निकलने दिया जाता था ताकि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अराइज हो, और फिर ब्रिटिशर्स शांति दूत बनकर एक हीरो की तरह एंट्री करते थे। ये ज्यादातर रॉयट्स इंजीनियर्ड थे अंग्रेजों की तरफ से। और सबसे खतरनाक का, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। 1909 से लेकर 1919 तक अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए। फ्रेंड्स ये चैप्टर का सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट है। ब्रिटिश ने पहली बार मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। इसका मतलब मुसलमान सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को वोट देगा और हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट को वोट देगा। इस अकेली चाल ने दोनों कम्युनिटीज को पॉलिटिकल कंपटीटर बनाकर रख दिया। आपस में सहयोग बहुत कम हुआ और कन्फ्लिक्ट ज्यादा होने लगे। पॉलिटिकल आइडेंटिटी रिलीजियस आइडेंटिटी बनकर रह गई। थरूर लिखते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर द ओरिजिनल सीड ऑफ पार्टीशन। मुस्लिम एलिट्स को डेलिबरेटली प्रमोट करना। अंग्रेज जानते थे कि अगर पढ़ा लिखा मुसलमान कांग्रेस ज्वाइन करता है तो नेशनल मूवमेंट बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम जमींदारों को फेवर किया, टाइटल्स दिए, लैंड कंसेशन दी, काउंसिल सीट्स दी, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स दी। उनका पर्पस था कि कांग्रेस को एक्सक्लूसिवली हिंदू पार्टी दिखाना है।
मुस्लिम मासेस को कांग्रेस से दूर रखने की पूरी कोशिश थी। ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पिलर नंबर 2 की, कास्ट डिवीजन को स्ट्रेंथन करना। थरूर कहते हैं कि कास्ट इंडियन सोसाइटी में पहले से मौजूद थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कास्ट को एक रिजिड पॉलिटिकल आइडेंटिटी में तब्दील कर दिया। कास्ट बेस्ड सेंसस क्लासिफिकेशन, अंग्रेजों ने हर व्यक्ति को जबरदस्ती क्लासिफाई किया, अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, डिप्राइव्ड क्लास, ट्राइबल्स, पता नहीं कितनी कैटेगरीज में। उससे पहले कास्ट फ्लूइडिटी एग्जिस्ट करती थी। बहुत से प्रोफेशन आपस में कास्ट मोबिलिटी अलाउ करते थे। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आपको खुद महसूस होगा कि बहुत से सरनेम ऐसे हैं जो अलग अलग कास्ट में आपको मिलते हैं, यानी कि एक आदमी दूसरी कास्ट में जा सकता था। कास्ट वॉज सोशल कैटेगरी, नॉट अ रिजिड पॉलिटिकल कैटेगरी। लेकिन अंग्रेजों के कैटेगराइजेशन ने कास्ट को लीगल आइडेंटिटी बना दिया, दलित मूवमेंट को इंटेंशनली मैनिपुलेट करना। थरूर यहाँ एक्नॉलेज करते हैं कि दलित लीडर्स को ब्रिटिश सपोर्ट मिला, लेकिन वो साफ कहते हैं अंग्रेजों ने उनकी मदद किस लिए की? अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर किया जा सके। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कॉमनल अवार्ड 1932, दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफर किए गए, लेकिन ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। अंबेडकर और गांधी के बीच में कन्फ्लिक्ट, थरूर के अनुसार ये भी ब्रिटिश पॉलिसीज का ही आउटकम था। थरूर हमेशा कहते हैं कास्ट ऑलवेज एग्जिस्टेड बट द ब्रिटिशर्स फ्रोजन इट इनटू लॉ ऑफ पॉलिटिक्स। कास्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट बनाना, आज तक फॉर्म्स में कास्ट पूछी जाती है, ये ब्रिटिश लेगेसी है। फिर सब चलते हैं पिलर नंबर 3 पर, रीजनल डिवाइड, प्रोविंसेस को राइवल किंगडम जैसा बनाना। अंग्रेज रूल से पहले इंडियन कल्चर में रीजन थे, लैंग्वेज और कल्चर्स अलग अलग थे, लेकिन ओवरऑल कल्चर और ट्रेड यूनिटी स्ट्रांग थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस में कन्वर्ट कर दिया, लिंग्विस्टिक डिवीजन को इंटेंसिफाई करना। उदाहरण के लिए बंगाल का पार्टीशन, बंग भंग 1905 वाला, ये प्योरली डिवाइड एंड रूल पर बेस्ड था। रीजनल और लैंग्वेज दोनों लाइंस पर डिवाइड किया गया। दिस क्रिएटेड बंगाल वर्सेस असम फीलिंग, प्रोविंसेस को अलग अलग पावर्स देना, डिफरेंट रीजन्स गॉट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड प्रोविंस आज का यूपी, पंजाब, इवन बर्मा जो बाद में हमसे अलग कर दिया गया, सिंध जो बाद में अलग किया गया, ये इंटेंशनल फ्रेगमेंट्स थी ताकि कोई यूनिफाइड इंडिया की डिमांड ही ना उठ पाए। प्रिंसली स्टेट्स को बफर की तरह इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंसेस को एम्पावर करना एक ब्रिटिश की सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। उन्हें टाइटल्स दिए गए, मिलिट्री प्रोटेक्शंस दी गई, प्रिविलेजेस दिए गए, लेकिन साथ ही उन्हें डिपेंडेंट और लॉयल रखा गया। इससे इंडियंस में और फ्रेगमेंटेशंस बढ़ गए। ब्रिटिशर्स ने कम्युनल टेंशंस को मिलिट्री रिक्रूटमेंट में भी एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिश आर्मी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी अगर हम गौर से देखें तो मार्शल रेस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया वहां पर। अंग्रेजों ने कहा कि पंजाबीज, गोरखास, पठान नेचुरली ब्रेव है, वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडियंस, बंगालीज और बिहारी ये लोग कमजोर हैं। अब इसे सूडो साइंस कहें ना कहें तो क्या कह सकते हैं। इससे क्या हुआ? डिवाइड इन इंडियन कम्युनिटीज क्रिएटेड इंटर रीजनल एनिमिटीज। कुछ ग्रुप्स को सोशली अपलिफ्ट करो और दूसरे को डिग्रेड करके दिखाओ। पंजाब और गोरखा कमिटीज को फेवर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें सबसे ज्यादा पंजाबीज और बंगालीज देखने को मिलते हैं। खैर, अपलिफ्टमेंट किस लिए की गई? नॉट बिकॉज दे वर बेटर, बट बिकॉज दे वर perceived to be less likely to join any nationalist movement. British education policy created divisions. फ्रेंड्स, थॉमस मकाले 1835, अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने वही बात रिपीट की है। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते समय खुद लिखा, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। इसका मतलब एक लॉयल एलीट क्रिएट करना था, एजुकेटेड इंडियंस को मासिस से अलग रखना था। एक तरह से कहा जाए तो आज जो ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण का डिवाइड क्रिएट करना था। इंग्लिश
एजुकेटेड इंडियंस को इंडियन सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखना था। ये भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही हिस्सा था। थरूर का पॉइंट, ब्रिटिशर्स ने न केवल डिवीजन क्रिएट की बल्कि डिवीजन को पॉलिटिकल वेपन भी बनाया गया। ये चैप्टर रिपीटेडली इसी बात को एम्फसाइज करता है। इंडियन सोसाइटी में नेचुरल डिफरेंसेस थे, लेकिन डिफरेंसेस को हॉस्टाइल कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट में बदलना ब्रिटिशर्स का क्रिएशन था। थरूर्स स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन, द ब्रिटिश डिड नॉट क्रिएट यूनिटी बट दे सर्टेनली क्रिएट डिसयूनिटी। पार्टीशन, डिवाइड एंड रूल का फाइनल प्रोडक्ट। थरूर साफ कहते हैं कि पाकिस्तान इनका आइडिया बहुत लेट आया था, वाकई में आया था। मुस्लिम लीग शुरुआत में बहुत कमजोर थी, कॉम्युनल टेंशंस न के बराबर थे, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल डिफरेंसेस नेगोशिएबल थे, बहुत आराम से सेटल किए जा सकते थे। लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसीज ने कॉम्युनल आइडेंटिटीज को पॉलिटिकल वेपन बना दिया। अलग अलग इलेक्टोरेट्स उन्होंने क्रिएट किए, मुस्लिम लीग को आर्टिफिशियली अपलिफ्ट किया, कांग्रेस को हिंदू पार्टी के रूप में दिखाने की कोशिश की। इवन ब्रिटिश राज के लास्ट डेकेड में पॉलिसीज को डेलिबरेटली कॉम्युनल रखा गया। इसका रिजल्ट पार्टीशन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में क्या कंक्लूजन निकलता है? ब्रिटिश रूल की सबसे हार्मफुल लेगेसी, कॉम्युनल कास्ट रीजनल डिवाइड्स। ब्रिटिशर्स ने यूनिटी नहीं दी बल्कि यूनिटी को इंटेंशनली वीक किया। हिंदू मुस्लिम संघर्ष ब्रिटिश पॉलिसीज का ही मैन्युफैक्चर्ड आउटकम है। पार्टीशन ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का फाइनल प्रोडक्ट रहा। कॉलोनियल पावर का सबसे पावरफुल टूल हमेशा से यही था, डिवीजन नॉट गवर्नेंस। आज भी इंडिया में टेंशंस ब्रिटिश ईरा के डिवीजन से ही आते हैं। थरूर की सबसे फेमस कंक्लूडिंग लाइन इस चैप्टर की यही है, द ब्रिटिश एम्पायर डिड नॉट बाइंड इंडिया टुगेदर, इट बाउंड्स इंडिया इन चेन्स ऑफ डिवीजन। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी समरी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।